Hello everyone, I welcome you once again to the YouTube channel. Myself Rajnesh Kumar. बच्चों आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर साइंस में वो हम करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने उसमें पढ़ा था थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट के पश्चात ही हमको थॉमसन के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, वो जानने को मिली। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। रदरफोर्ड, पूरा नाम बच्चों रदरफोर्ड का अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये भी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, ब्रीफली डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यूज इन्होंने किया था अल्फा पार्टिकल को। भी बता दूंगा मैं क्या होता है अल्फा पार्टिकल। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग होता है बिखर जाना, तितर बितर होना, स्कैटर होना, सारी दिशाओं में फैल जाना। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और उन्होंने की थी किस सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज? न्यूक्लियस की खोज। तो देखेंगे क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या होता है वो बाद में देखेंगे। राइट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में कुछ उसने देखा, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर, फाइंडिंग्स के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाला एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। समझ में आ गया? तो हम फिर देखेंगे रदरफोर्ड ने क्या बताया मॉडल के बारे में और उसकी भी कमियां क्या थी, उसकी कमियां भी निकाली किसी ने। भाई थॉमसन की भी निकली तो इसकी भी निकली। तो धीरे धीरे बच्चों एकदम से हमारा पूरा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई ओवरनाइट पता नहीं लग गया। इसमें करीब 100 साल का समय लग गया और धीरे धीरे इसमें क्या होता है लोगों ने ऐड किया। समझ में आ गया? तो बहुत लंबा वक्त लगा हमको एटम के बारे में जानने के लिए। ठीक, चलिए सबसे पहले जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। इसका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, तो सिंबल यह है अल्फा, स्पेलिंग ALPH, अल्फा पार्टिकल। बच्चों अल्फा पार्टिकल एक हाई एनर्जी पार्टिकल होता है जो कि नॉर्मली वैसे 3 प्रकार के हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं हमारे, अल्फा, बीटा और गामा रेज। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। गामा रेज तो लाइट ही है और अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। बीटा पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने पिछले उसमें पढ़े थे, कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल बच्चों थोड़ा भारी पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस का होता है। कितना चार्ज? 2 प्लस चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर का इस पे चार्ज होता है और इसका मास लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो लगभग 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर का मास, और मतलब 4 AMU मास, और चार्ज कितना? 2 प्लस चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना उसके बराबर का चार्ज है डबल, लेकिन प्लस का। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका अगर दुगना कर देंगे तो 1.602 का दुगना कर देंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -19 वही रहने वाली पावर, बस ये चार्ज प्लस का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास का चार्ज होता है, उसका डबल चार्ज है प्लस का अल्फा पार्टिकल। क्लियर? सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। अब बच्चों न्यूक्लियस की खोज वैसे रदरफोर्ड ने की थी तो इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, पूरा जब हम पढ़ लेंगे एक्सपेरिमेंट तो आपको पता लगेगा। तो हर एटम जो होता है उसके अंदर सेंटर पे एक डेंस बॉडी होती है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से, और उसके अंदर पॉजिटिव कण होते हैं और कुछ न्यूट्रल कण भी होते हैं। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल 4 इसके कारण इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उसका मास ना के बराबर है। तो टोटल इसमें अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं जब हीलियम एटम से, तो 2 प्लस चार्ज आता है। भाई हीलियम एटम जो होता है एटॉमिक नंबर 2 है इसका, तो 2 एटॉमिक नंबर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो He2 प्लस चार्ज आएगा, इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, और ये हाई एनर्जी कण जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, रेडियम जैसे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो बिना उकसाए अपने आप अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, भीड़ होती है पार्टिकल्स की, तो कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से फेंकते रहते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, और ये पार्टिकल्स होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स। तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का बंडल है ये। ठीक, चलिए तो ये तो था जानकारी अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो ब्रीफ में हम बोलना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज 2 प्लस का है और मास इसका 4 AMU, बस दैट्स ऑल। प्रोड्यूस कौन करता है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम। ठीक है, चलिए अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या सेटअप था। रदरफोर्ड बोम्बार्डेड, बोम्बार्डमेंट क्या होता है बच्चों? टकराना। जैसे आपने देखा होगा जो जेट फाइटर विमान होते हैं जमीन पे धर 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 बम की वर्षा करते हुए चलते हैं और वो बम जैसे जमीन पर टकराते हैं तो विस्फोट होता है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या है, खूब सारे अल्फा पार्टिकल जो कि कहां से निकले, रेडियम में से निकले, उन अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवा दी किसके ऊपर? बहुत पतली पतली मेटल की शीट पे।
फॉइल्स पे, थिन गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड क्यों लिया मैं बता दूंगा। रदरफोर्ड ने गोल्ड लिया था, हम किसी भी शीट से करें उसके बाद और दूसरे मेटल शीट से भी किया गया एक्सपेरिमेंट सेम नतीजे मिलते हैं, ठीक है। गोल्ड इसलिए बिकॉज गोल्ड इज हाईली मेलिएबल डक्टाइल, बहुत ज्यादा मेलिएबल है, डक्टाइल है। इसका मतलब गोल्ड जो होता है बच्चों उससे बहुत ज्यादा पतली पतली फिल्म शीट्स बनाई जा सकती है, गोल्ड से बहुत बारीक फिल्म बनाई जा सकती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो रदरफोर्ड ने बहुत पतली गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल की मोटाई कितनी, लगभग 1000 एटम मोटी, 1000 एटम मोटी। 1000 एटम मोटी का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर की मोटाई में 500 से 1000 शीट्स आ जाएंगी, इतनी पतली फॉइल लेनी है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम गोल्ड और सिल्वर की फॉइल्स को हमारी मिठाइयों में भी यूज करते हैं, वर्क देखा होगा आपने, काजू कतली के ऊपर लगाते हैं ना फॉइल बहुत पतली सिल्वर की, बस ऐसी बहुत पतली सी उसने गोल्ड की फॉइल लेनी, 1000 एटम मोटी थी वो। तो अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए तो रास्ते में 1000 के करीबी एटम आएंगे, इतनी मोटी गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। चलिए, तो रदरफोर्ड ने इतनी पतली जो गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर टकराए खूब सारे क्या अल्फा पार्टिकल, जो कि एक रेडियोएक्टिव सोर्स से आ रहे थे, सोर्स था रेडियम, ठीक है कि नहीं क्या। और ये जो रेडियम है उसने एक छोटे से लेड के ब्लॉक में रख दिया, क्योंकि रेडियम से जो रेडियोएक्टिव किरणें निकलेंगी ना ये चारों दिशाओं में निकल सकती हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने वालों को भी खतरा होता है, क्योंकि ये किरणें अगर हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं अल्फा बीटा गामा रेज तो हमको कैंसर हो सकता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो रेडियम जो है रेडियम, इसकी खोज करता थी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी ने मात्र 28 वर्ष की उम्र में इस रेडियम नामक एलिमेंट को खोजा था, और क्योंकि हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है इससे निकलने वाली किरणों के कारण मैडम क्यूरी को ब्लड कैंसर हो गया, समझ में आ गया। और मात्र 1.5 साल के बाद में खोज के बाद में वो उनकी डेथ भी हो गई थी, तो रेडियम ने ही उनकी जान ली, समझ में आ गया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर उनको हो गया था बच्चों। तो हाई एनर्जी रेडिएशन से हमको बचना जरूरी है। अब कुछ हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें इन हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो लेड उसमें से एक है, पीबी लेड। तो हमने एक लेड का गुटका ले लिया ब्लॉक, उसमें एक पतला सा होल ड्रिल कर दिया और उस होल के अंदर रेडियम का पार्टिकल रखा, रेडियम का कण रखा छोटा सा, ठीक है। तो उस होल के चार, उस रेडियम में से जो भी किरण निकलेंगी हर दिशा में वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडियम वो लेड एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ जो छेद है सामने की ओर से उस तरफ ही सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, समझ में आ गया। तो एक तरह से हमको डायरेक्शनल बीम निकलेगी, एक पर्टिकुलर दिशा में ट्रेवल करने वाले अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, और उस दिशा में हमने फिर सामने क्या रख दिया, एक गोल्ड की पतली सी फॉइल रख दी, समझ में आ गया। और वो देखना चाहता था कि क्या होगा। अब यहाँ पे लेड ब्लॉक के अंदर रेडियम का कण टुकड़ा छोटा सा, सामने हमने रख दी एक गोल्ड फॉइल, और इस पूरे सेटअप के चारों ओर बिल्कुल गोलाई में, ऑलमोस्ट गोलाई में सर्कुलर एक जिंक सल्फाइड से कोट करके एक प्लास्टिक की शीट रख दी गई, समझ में आ गया। जिंक सल्फाइड मैं बता चुका हूँ कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, समझ में आ गया। और अगर इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, कोटेड स्क्रीन के ऊपर अगर कोई भी हाई एनर्जी कण टकराता है तो उसपे बताया ना कुछ क्षण भर के लिए एक चमकीला स्पॉट उत्पन्न होता है जिसको सिंटिलेशन कहते हैं। तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रखा ही इस पर्पस से गया था कि अगर कहीं पे भी अल्फा पार्टिकल टकराएगा ना वहां पे एकदम से चमक उत्पन्न होगी और उनको पता लग जाएगा कि अल्फा पार्टिकल निकला और यहाँ पे आके टकराया, ठीक है। तो इसको सिंटिलेशन बोलते हैं। तो देखो ही प्लेस्ड अ सर्कुलर जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ये प्लास्टिक का सेल्यूलॉइड का होता है और उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं, सराउंडिंग द फॉइल, फॉइल के चारों ओर रख दिया उसने, टू रिकॉर्ड द सिंटिलेशन, जैसे कि सिंटिलेशन वो जो चमक होती है मोमेंटरी उसको रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। जैसे कि पोजीशन पता लग जाए कि पार्टिकल्स अगर निकल रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, किधर को टकरा रहे हैं, समझ में गया कि नहीं। चलिए, तो मोमेंटरी ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी पार्टिकल्स कोलाइड ऑन द स्क्रीन, समझ में आ गया। जब स्क्रीन पे हाई एनर्जी कण टकराएंगे तो क्षणिक जो चमकीला स्पॉट उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं सिंटिलेशन, ठीक है ना। ये मैंने थॉमसन वाले मॉडल में ही बताया था इसका मतलब। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशंस थे, समझ में आ गया। तो एक बार ऑब्जर्वेशन बाद में देखेंगे, उसका मैं सेटअप आप लोगों को दिखा देता हूं कि उसका सेटअप कैसा था, ठीक है। ये उसका सेटअप है, ठीक है। तो ये एक लेड का ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर सेंटर पे एक छोटे से कैविटी के अंदर रेडियम का सोर्स रखा गया है, रेडियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की बीम आती है और ये बीम सीधी आ रही है और ये गोल्ड फॉइल रखी हुई है, और इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर हमने एक जिंक सल्फाइड की कोटेड स्क्रीन रख दिया। तो देखो सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, उससे कोट की गई स्क्रीन जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन हो गई। ये थिन गोल्ड फॉइल है जो मैंने बताया था 1000 एटम्स मोटी है। तो बच्चों क्या पता लगा, उसने देखा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स लगभग 90% से भी ज्यादा सीधे चले गए। तो देखो उसको बहुत चमकीला सा कंटिन्यूस धब्बा इधर मिला सामने अपोजिट एंड पे, समझ में आ गया। तो देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ये था उसका पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ठीक है। फिर
बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ 2-4%, 5% ऐसे थे जो छोटे मोटे एंगल्स पे मुड़ गए, मतलब उनकी दिशा तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी दिशा से थोड़ा भटक गए, थोड़े एंगल्स पे। तो इस दिशा से 10, 20, 30 डिग्री तक वो क्या है, बेंड हो गए, डेविएट हो गए, समझ में आ गया, डिफ्लेक्ट हो गए। तो देखो, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। तो मान लो अगर 1000 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, 1000 में से 950 तक तो सीधे ऐसे निकल गए, 1000 में से 950 करीब ऐसे निकल गए, फिर 25, 30, 40 के आसपास छोटे मोटे एंगल्स पे बेंड हो गए, 5-7 थोड़े बड़े एंगल पे 90 डिग्री से भी ज्यादा। तो बच्चों देखो, ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये ऐसे सीधा। अगर थोड़ा सा बेंड होगा, ये 10, 20, 30, 90 डिग्री का मतलब होगा बिल्कुल ऐसे आ जाना साइड में। तो 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल पे बेंड होने का मतलब होता है कि वापस पीछे की ओर आना, समझा क्या, गोल्ड फिल्म से टकरा के वापस पीछे की ओर आना। तो कुछ और भी कम जो थे 2-4 पार्टिकल्स, वो बड़े एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पे बेंड हुए। तो देखो ए वेरी स्मॉल नंबर, तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स अधिकतर सीधे चले गए, कुछ फ्यू मतलब कुछ छोटे एंगल्स पे बेंड हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, और उससे भी कुछ और भी बहुत कम, वेरी स्मॉल नंबर अल्फा पार्टिकल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफ्लेक्टेड एट ए लार्जर एंगल, मोर देन 90 डिग्री एंगल। और बच्चों लगभग लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में, लगभग हर 20,000 अल्फा पार्टिकल में एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो ऐसे गया, जिस रास्ते गया ऑलमोस्ट उसी रास्ते बाउंस होके वापस आ गया, क्योंकि स्क्रीन को बिल्कुल हमने लगभग पूरा, बस स्क्रीन को सेंटर पे छोटा सा छोड़ दें और पूरा बंद कर दें, तो ये लगभग लगभग वापस बाउंस होके लगभग अपनी पीछे वाली जिस दिशा में आया उसी दिशा में वापस लौट गया। अब ये जो आखिरी वाला जो ऑब्जर्वेशन था, इससे रदरफोर्ड बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि इतने भारी अल्फा पार्टिकल पतले से फिल्म में से गुजार रहे हैं, अधिकतर सीधे चले गए, तो उस भारी भरकम अल्फा पार्टिकल को सीधा चले जाना चाहिए था, मुड़ के वापस कैसे आ रहे हैं, एटम के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि ये वापस मुड़ के टक्कर लग के वापस आ गई है। ठीक है, तो बच्चों ये जो वापस आ रहे हैं मुड़ के या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, खास करके जो एक अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ के आ गया, इसने उसको इतना आश्चर्यचकित कर दिया, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता दूं, उस एग्जांपल से आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, उतना आश्चर्य रदरफोर्ड को हुआ इस आखिरी ऑब्जर्वेशन से कि वापस कैसे लौट के आया। बच्चों सपोज इस जगह पे आपको एक तोप रख दी जाए, तोप मालूम है ना, कैनन, और ये तोप इतनी बड़ी है कि 30 इंच के गोले, 30 इंच होता है करीब 80 सेंटीमीटर के आसपास, 80 सेंटीमीटर डायमीटर के तोप के गोले छोड़ते ही, समझ में आ गया, आप दोनों हाथों से करोगे ना 4-5 तरबूज के बराबर का बड़ा साइज, 80 सेंटीमीटर मोटे डायमीटर के गोले ये तोप छोड़ने वाली है। ठीक है, और सामने ये गोला हमको किस पे दागना है बच्चों, एक पतले से टिश्यू पेपर पे। पता है ना टिश्यू पेपर क्या होता है, आप कोई शादी समारोह में खाना खाने जाते हो, टिश्यू पेपर कितना पतला सा होता है। ठीक, तो उस टिश्यू पेपर पे हमको ये तोप का गोला दागना है। अब मुझे बताओ हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी, समझ में आ गया, और तोप का गोला सीधा चला जाना चाहिए, क्योंकि तोप के गोले में एनर्जी ज्यादा है। तो बच्चों ये अल्फा पार्टिकल जबरदस्त एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, समझ में आ गया, इतनी पतली सी फॉइल नहीं है, सटक करके पार चला जाना चाहिए था, जो कि गए अधिकतर, मानना उसका यही था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये तोप के गोले से हम कैनन बॉल 30 इंच की शेल कैनन बॉल छोड़े, और ये जो हमारा पतला सा टिश्यू पेपर है इससे वो कैनन बॉल टकराए तोप का गोला, और इमेजिन करो कि टकरा करके वो तोप का गोला वापस आ जाए और सीधा उस कैनन बॉल को ही फोड़ डाले, तोप को ही उड़ा दे। तो मुझे बताओ, ऐसा होने, अगर आप ऐसा देखो कि एक तोप का गोला एक टिश्यू पेपर से टकरा करके वापस आ जाए, तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा, उतना ही आश्चर्य रदरफोर्ड को हुआ कि ये वापस कैसे आया, इसको सीधा चले जाना चाहिए था, मुड़े क्यों। ठीक, अब उसने इसके बाद में जो थॉमसन है, जे थॉमसन, उसके सामने प्रश्न क्या रखा कि भाई अगर आपके एटम गोल मोल ठोस हैं, सॉलिड हैं, वाटरमेलन की तरह हैं, तो हमारे अल्फा पार्टिकल जब इसके अंदर से गुजरेंगे तो भाई दो ही काम संभव है, अगर तो आपके एटम में दम है तो अल्फा पार्टिकल जाके धस जाएगा उसके अंदर, और अगर हमारे अल्फा पार्टिकल में दम है तो भाई ये सीधा निकल जाना चाहिए छेद करके, ये मुड़ क्यों रहे हैं, why are these alpha particles scattered in different directions, कुछ छोटे एंगल पे कुछ बड़े एंगल पे, ये नहीं समझा पाया। तो समझ में आ गया जो हमने थॉमसन का जो पहला ड्रॉबैक पढ़ा था, he could not explain the scattering of alpha particles by thin metal foils, point number 1, समझ में आ गया। तो ये जो चीज थी इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसका मतलब भाई थॉमसन का मॉडल सही नहीं है। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या इंप्रूवमेंट दी उस मॉडल को देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशंस क्या थे और उसके बाद उसने क्या निष्कर्ष निकाला, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे सारा वन बाय वन करके, और फिर उसका साइंटिफिक जो रीजनिंग थी क्या थी वो। ठीक है, तो ये है हमारे ऑब्जर्वेशन। तो देखो ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया है, समझ में आ गया,
तो ही मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को टकराया किसी गोल्ड फॉइल से, तो क्या उसने देखा, ऑब्जर्वेशन उसके नीचे लिखे गए। सबसे पहला मैंने बताया ऑब्जर्वेशन क्या, most of the alpha particles passed straight without any deviation in path, अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, 95 से 99% लगभग सीधे निकल गए, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आई, सीधे चले गए बिना मुड़े, डेविएशन होता है मुड़ जाना, ठीक है। चलिए सेकंड क्या बताया, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू होता है कम, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल 10 20 30 डिग्री पे मुड़ गए, एंड वेरी फ्यू, उससे भी कम 10 20 30 की, मान लो 1000 में से मैंने बताया 950 तो सीधे चले गए, उसके बाद 15 20 25 के 30 के करीब क्या हो गए, छोटे छोटे एंगल से मुड़ गए, और 10 5 ऐसे भी थे उससे भी कम जो कि बड़े एंगल पे मुड़े, बड़े एंगल मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ओरिजिनल डायरेक्शन से 90 डिग्री का टर्न मार देना, तो अगर मान लो सीधे जा रहे हैं 90 डिग्री टर्न मतलब बिल्कुल लेफ्ट या राइट मुड़ जाए, तो उससे भी ज्यादा मतलब पीछे की तरफ आना जिस दिशा से आ रहे थे। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला, क्या, ओनली 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था which bounced back along its original direction, जिस दिशा से आया लगभग लगभग उसी दिशा में वापस चल पड़ा वो, तो इसको देख के उसको बहुत आश्चर्य हुआ, समझ में आ गया, मैंने बताया ना भी आश्चर्य उसने किन शब्दों में व्यक्त किया कि अगर मैं एक कैनल से 30 इंच का दागा जाए एक टिश्यू पेपर पे तो उससे टकराए और टकरा करके वापस हमारी ओर ही आ जाए, इतना ज्यादा आश्चर्य उसको हुआ अगर ये घटना, ठीक। चलिए, तो रदरफोर्ड was highly surprised by the last observation on the basis of above observations, तो ये तो थे ऑब्जर्वेशन बच्चों, क्या देखा उसने, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ये तो पता लग गया कि भैया थॉमसन का मॉडल सटीक नहीं बैठता इनके ऊपर क्योंकि एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता इन चीजों को, और ये चीजें जो वास्तव में हो रही एक्सपेरिमेंट में सच है तो इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस ही मेड फॉलोइंग कंक्लूजंस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उसने क्या अपनी राय दी, क्या उसने निष्कर्ष निकाला, इसी को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो देखेंगे कंक्लूजन क्या, तो क्वेश्चन आ जाता कई बार व्हाट वर द कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या फिर व्हाट वाज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो कंक्लूजन मतलब उसका मॉडल नहीं है, निष्कर्ष, अकेला मॉडल पूछे तो सिर्फ यही पॉइंट लिखना है, पूरा एक्सपेरिमेंट पूछे तो राइट फ्रॉम सेंटेंस 1 बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करना है, कंक्लूजन सिर्फ मॉडल, ठीक। चलिए अब देखो सबसे पहला निष्कर्ष उसने ये बताया कि क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स फॉइल में से सीधे चले गए बिना रुके, ये तभी संभव है जब उनके रास्ते में कुछ आए ही ना, वो किसी चीज से टकराए ही ना, समझ, ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसे कि आपको एक बंदूक दे दी जाए और वो लगातार हजारों गोली एक साथ चला सकती है, लोडेड है वो, ठीक है ना, स्टैन गन जैसी कोई लोडेड है, और मैं 50 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दूं, 50 सोल्जर्स को एक लाइन में खड़ा कर दूं और उनसे 400-500 फीट की दूरी पर मान लीजिए अगर एक दीवार हो, मान लीजिए कि एक दीवार हो और वो दर 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 चलाएंगे तो सारी गोलियां लगभग उस दीवार में या तो धंस जाएंगी या पार चल जाएंगी, होगा ना ऐसा ही, या तो भाई उस ईंट की दीवार में धंस जाएंगी और गोली में दम होगा तो छेद करके पार निकल जाएगी, दो ही तो संभावना है, वो दीवार हमारी फॉइल है, समझना, वो दीवार हमारी फॉइल है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो गोलियां अधिकतर पार चली जाए बिना एनर्जी में कमी आए, झपाझप पार चल जाए, रुके भी नहीं, ये तभी संभव है जब वो दीवार में पता किसकी बनाऊं, मैं पतले पतले बारीक बारीक वायर्स की बनाऊं, तो मान लीजिए मैं वो जो मान लीजिए 10 फीट ऊंची दीवार है उसमें एक पतला सा जैसे आपका पतंग वाला डोर होती है ना मंजा, एक मैंने ऊपर बांध दिया, एक मैंने बीच में बांध दिया और एक मैंने नीचे बांध दिया, बस 3 तार बांध दी, उसी को दीवार मान लिया जाए। अब अगर आप यहां से गोलियों की बौछार चलाओगे तो मुझे बताओ कितनी गोलियों के चांस है आपकी उस तार से दीवार से धागे से टच होने का, अधिकतर नहीं होंगे, झपाझप सीधे चले जाएंगे, समझ में आ गया। तो बिल्कुल रदरफोर्ड ने यही निष्कर्ष निकाला क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स 99% अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए बिना एनर्जी में कमी आए, बिना रास्ता मुड़े, ये तभी संभव है जब एटम अधिकतर खाली स्थान हो, खाली जगह हो, एम्प्टी स्पेस हो, समझ में आ गया। सो देखो पहला पॉइंट, तो इसका मतलब एटम जो है वो ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था कि एटम इज ए सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, सॉलिड होगा तो अल्फा पार्टिकल्स धस जाने चाहिए जैसे दीवार में धस जाएंगी गोलियां, ठीक है ना। तो सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, फॉइल से सीधे गुजर गए, इट शोज दैट, क्या देख शो करता है ये,
एन एटम इज लार्जली एन एम्प्टी स्पेस, एक एटम अधिकतर खाली स्थान है, खाली जगह है, एंड नॉट अ सॉलिड स्फीयर एज पॉइंटेड आउट बाय थॉमसन। ठीक है, जैसा कि थॉमसन ने बताया कि एटम एक ठोस सॉलिड गोला है, वैसा बिल्कुल नहीं है, ये खाली जगह ही हो सकती है, तभी अल्फा पार्टिकल सीधे गुजरे। नंबर 2, चलिए फिर सॉलिड होने के कारण डिफ्लेक्शन का तो पता नहीं चलता, तो अब रदरफोर्ड ने बोला कि जब एटम खाली है तो फिर उसका वजन कहां पे है, तो बताया कि एटम का जो सारा वजन है, मास और वजन के साथ उसके अंदर प्लस का चार्ज भी होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन की खोज सही है थॉमसन की, बट वो प्लस के चार्ज के बारे में उसने सही नहीं बताया कि वो सारे एटम में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इसका मास और चार्ज। तो रदरफोर्ड ने उसमें करेक्शन किया कि एटम का सारा वजन, मास, उसका सारा प्लस का चार्ज, वो सारा पिचक करके उसके केंद्र पे एक बहुत छोटे से स्थान पर है। समझ में आ गया? उसका सारा वजन और सारा प्लस का चार्ज केंद्र पे एक छोटे से ऑब्जेक्ट के रूप में, डेंस ऑब्जेक्ट के रूप में स्थित है। इस डेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसने नाम दिया न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस शब्द आया न्यूक्लियन से। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड, समझ में आ गया? तो इसका मतलब केंद्र पे स्थित है, सेंटर पे स्थित है, और सेंटर के लिए शब्द आता है न्यूक्लियन। ठीक है, तो न्यूक्लियस शब्द का मतलब केंद्रीय, केंद्रक, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं इसको। तो क्योंकि सेंटर पे उसका सारा मास और उसका सारा प्लस का चार्ज केंद्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इस डेंस बॉडी को उसने नाम दिया न्यूक्लियस, जहां पे कि एटम का सारा मास और सारा प्लस का चार्ज केंद्रित है। समझ में आ गया? अब उसने ये भी बताया कि क्योंकि ये जो सारा मास है केंद्र में स्थापित है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज लगभग एटम के साइज की तुलना में 1,00,000 गुना छोटा है। 1,00,000 गुना छोटा है बच्चों। ये वैसा ही है जैसे अगर आप क्रिकेट का स्टेडियम ले लो, एक एटम, तो उस स्टेडियम में सेंटर पे, पिच पे एक टेनिस की बॉल रख दो। समझ में आ गया? तो अगर वो स्टेडियम हमारा एटम है, तो जो टेनिस की बॉल है वो हमारा न्यूक्लियस है, इतना छोटा सा होता है। या फिर अगर आपका कमरा एक एटम है बड़ा सारा, तो उस कमरे के बिल्कुल सेंटर पे बीचों बीच एक मार्बल, कांच की गोली रख दो, वो एक न्यूक्लियस होगा, इतना छोटा साइज होता है। समझ में आ गया? तो एटम का साइज हम जान चुके हैं 10⁻⁻10 मीटर, वो सही बताया थॉमसन ने। तो 10⁻10 को 1,00,000 से डिवाइड कर दो, 10⁵ से डिवाइड कर दो, 10⁵ ऊपर जाके 10⁻5 और हो जाएगा, तो 10⁻15 ये न्यूक्लियस का साइज बताया उसने। ये जो न्यूक्लियस है जहां पे मास और प्लस चार्ज केंद्रित है, इसका साइज लगभग है 10⁻15 मीटर, विच इज 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। इस दूरी को बच्चों 1 फर्मी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1 फर्मी। तो वो 10⁻10 मीटर बताया था 1 एंगस्ट्रॉम, ये कहलाता है 1 फर्मी या फर्मियन। ठीक है कि नहीं? क्या ओके, चलिए तो देख लेते हैं सेकंड क्या था। अब क्या बताया कि डिफ्लेक्शन इसी कारण से हो रहा है क्योंकि सारा प्लस का चार्ज और सारा मास केंद्र पे लोकेटेड है, और वो बहुत छोटा सा बॉडी है, न्यूक्लियस। तो अब इसने बताया क्योंकि अधिकतर तो एटम खाली जगह है, तो क्योंकि एटम बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो अल्फा पार्टिकल्स गुजर रहे हैं ना एटम के अंदर से, वो दूर से निकल जाए खाली जगह से। तो खाली जगह से निकल रहे हैं तब तो सीधे जा रहे हैं, और अगर अल्फा पार्टिकल्स गलती से भी वो जो सेंटर पे न्यूक्लियस उसके थोड़ा भी नजदीक से गुजरा ना, थोड़ा भी नजदीक से गुजरा, तो न्यूक्लियस में क्योंकि जबरदस्त प्लस का चार्ज पैक्ड है, वो न्यूक्लियस उसको रिपेल कर देगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी प्लस का है, हम पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया? तो अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, तो बहुत छोटा कैसे पता लगा? क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल उसके पास से गुजर ही नहीं रहे। अब इमेजिन करो अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता सपोज, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उसके पास से गुजरते, और बहुत सारे गुजरते तो बहुत सारे मुड़ते भी, लेकिन मुड़ बहुत कम रहे हैं भाई। 1,000 में से 990 तो मुड़ ही नहीं रहे, सीधे चले गए। तो इससे पता लगा कि अधिकतर उसके पास से नहीं गुजर रहे। ये तभी संभव है जब न्यूक्लियस बहुत छोटा सा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा सारा तरबूज रख दूं और बोलूं कि उस पर गोलियां चलाओ, आप चला दोगे। अब तरबूज की जगह में सपोज एक बहुत जरा सा, एक छोटा सा, एक तरह से छोटा सा क्या, एक राई का दाना रख दूं सपोज, समझ रहे हो? राई का दाना जो होता है, सरसों का दाना, राई का दाना, अब वो इतना छोटा सा होता है, दिखेगा भी नहीं आपको, तो उसको निशाना कैसे लगाओगे आप? समझ में आ गया कि नहीं? तो क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ये इस बात से साबित हुआ क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। ये तभी संभव है जब न्यूक्लियस बहुत छोटा हो। समझ में आ गया? और बाद में ये बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स मुड़ क्यों रहे हैं, बिकॉज अधिकतर अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे बहुत कम जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक से गए, और नजदीक से गए ना,
तो न्यूक्लियस ने उनको रिपेल किया, क्योंकि दोनों प्लस के चार्ज के हो गए, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होता है प्लस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस ने क्या हुआ, उसको रिपेल किया स्ट्रांगली, अल्फा पार्टिकल हल्का सा भटक गया अपने रास्ते से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, कोई कम भटका कोई ज्यादा भटका, तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक से गए वो ज्यादा मुड़ गए, और जो न्यूक्लियस से थोड़ा थोड़ी अधिक दूरी से निकल गए वो थोड़े से कम मुड़े, जो बहुत ज्यादा दूरी से निकले वो सीधे ही चले गए। समझ में आ गया कि नहीं का? सो बहुत कम ऐसे थे जो न्यूक्लियस से बहुत नजदीक से मुड़े। अच्छा, अब उसमें से 20,000 पार्टिकल में से एक आधा पार्टिकल ऐसा भी था जो बस सीधा न्यूक्लियस की सिधाई में ही चला आ रहा हो, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो भाई कोई तो होगा एक आधा पार्टिकल जो बिल्कुल न्यूक्लियस की सिधाई में चला रहा हो। तो जो न्यूक्लियस को बिल्कुल सीधा हिट करने के लिए आ रहा हो, वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक तक आने के बाद में जबरदस्त रिपल्शन महसूस किया होगा और वो वापस मुड़ करके वापस भाग आया। समझ में आ गया? क्योंकि न्यूक्लियस ने रिपेल कर दिया उसको। तो देखने में लगा कि वो न्यूक्लियस से टक्कर लग गई, बट एक्चुअल में टक्कर लगने से पहले ही तो न्यूक्लियस का भी चार्ज प्लस का है, अल्फा पार्टिकल का भी प्लस का है। तो जैसे ही न्यूक्लियस की सिधाई में आ रहा होगा तो एकदम से उसको ब्रेक लगे होंगे और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उसको वापस रिपेल करके धक्का मार के भगा दिया। समझ में आ गया? तो देखने में लगा ये कोलाइड हुआ, बट एक्चुअल में क्या है, वो वर्चुअल कोलिजन है, बस वो दूर से सब करके एकदम से वापस आ गया फोर्स के कारण। समझ में आ गया? तो वो जो एक पार्टिकल बाउंस बैक होकर आया था उसका रीजन ये बताया। समझ में आ गया? छोटा है बहुत, इसलिए 20,000 में से एक आधे कोई मौका मिला न्यूक्लियस की सिधाई में जाने का, अधिकतर दूर से ही निकल गए। क्लियर है? तो सारी चीजें क्लियर होती गई इससे। समझ में आ गया? तो पढ़ते हैं सेकंड वाला पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का मुड़ जाना, तितर बितर हो जाना, बेंड होना, इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है? एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। एटम का पूरा मास और उसका पूरा जो प्लस का चार्ज है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम इन द फॉर्म ऑफ ए डेंस स्मॉल एंड रिजिड बॉडी। समझ में आ गया? पूरा प्लस का चार्ज और पूरा मास, द्रव्यमान, ये केंद्रित है एटम के सेंटर पे। समझ में आ गया? केंद्र पे ये मौजूद है, किस रूप में? एक बहुत ही छोटा, स्मॉल, डेंस, घना, ठोस बॉडी के रूप में, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका साइज मैं बता चुका हूं 10⁻⁻15 मीटर है, जो कि 1,00,000 गुना कम है एटम के साइज के मुकाबले, और इसी दूरी को एक फर्मी कहा जाता है। और फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज के लिए बच्चों रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला जे थॉमसन की डिस्कवरी के 2 साल बाद 1908 में। समझ में आ गया? रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल प्राइज मिला और थॉमसन को मिला बच्चों 1906। बच्चों जिसने भी इस टॉपिक पे काम कर दिया वो नोबेल प्राइज जीता। समझ में आ गया? हर बंदा जीता है, कुछ ना कुछ उसने सही किया, लेकिन उसकी कुछ कमियां निकल गई, आगे वाले ने उसको भी सही किया। समझ में आ गया? चलिए, तो अब ये न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया कि भैया सारा का सारा प्लस का चार्ज न्यूक्लियस में केंद्रित है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? अब एक और गड़बड़ हो गई। थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर धसे हैं, फंसे हैं, पॉजिटिव चार्ज के मास के अंदर धसे फंसे हैं। अब तो पॉजिटिव चार्ज को ही हमने सेंटर पे लोकेटेड कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन किधर गए? अब वो जो खाली स्थान इतना सारा बच गया ना एटम का, चारों तरफ स्पेस बच गई, एम्प्टी स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सीधी बात है, वहां मैटर तो है नहीं, मैटर तो सारा सेंटर पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, वो धसे फंसे कहीं नहीं है और ना ही वो स्थायी हैं, रुके हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया क्या कि जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों ओर गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, वो रुके हुए नहीं है, स्थायी नहीं है। जैसा कि थॉमसन ने बताया, वो गोल गोल ऑर्बिट्स में हाई स्पीड पे क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम का अधिकतर मास, एनर्जी सन से है, और सन हमारा सेंटर में बहुत छोटे से जगह पे लोकेटेड है। पूरे सोलर सिस्टम के हिसाब से बहुत बिंदु के समान है हमारे सन का साइज। ठीक है, दूसरी बात, पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास सन के अंदर ही, बाकी सब मिलाकर के 0.1% भी नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? उसके बाद जो क्या है, ऑर्बिट्स हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे गोल गोल चक्कर काटते हैं किसके? सन के। बिल्कुल इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में हाई स्पीड पे उस न्यूक्लियस के चक्कर काटते, तो वो स्थायी नहीं है, रुके हुए नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, जैसा कि थॉमसन ने बताया था। क्योंकि एटम खाली हो गया, खाली जगह में कोई चीज रुकी कैसे हो सकती है? ठीक है ना? सो द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनकी जो मात्रा है, वैल्यू, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का जितना भी प्लस का चार्ज होगा, उसी टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मात्रा में उतनी होना चाहिए उनकी नेगेटिव चार्ज, वो गोल गोल चक्कर काटते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में हाई स्पीड पे। किसके? न्यूक्लियस के। तो हेंस दे आर नॉट स्टेशनरी एज पॉइंटेड आउट बाय थॉमसन। तो थॉमसन ने जैसा पॉइंट किया था वो स्थायी नहीं है। तो ये जो एटम का जो मॉडल जो कि रदरफोर्ड ने प्रेजेंट किया, ये किसके जैसा है? ये हमारे सोलर सिस्टम के जैसा मॉडल उसने प्रेजेंट किया। सोलर सिस्टम मॉडल भी ये कहलाता है एटम का। ठीक है, तो ये था बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल। अब हम देखेंगे इसकी कमियां, ये मैं बता चुका हूं, डायग्राम आपको बनाना है नोटबुक में ये अच्छे से समझ के पूरा। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं
रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या लिमिटेशन है, कमियां, ड्रॉबैक या लिमिटेशन के नाम से आता है, ठीक है। अब बच्चों इसके पहले आपको थोड़ा सा एक और जानकारी मालूम होनी चाहिए कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके ड्रॉबैक निकाले थे मैक्सवेल ने। किसने निकाले? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की एक थ्योरी है जिसको कहते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लियर है? ये थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं। मैं ब्रीफ में बताता हूँ। सबसे पहले समझेंगे एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सपोज चल रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि मोशन में है। मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे? वो मोशन में है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक वेलोसिटी से, कुछ उसकी फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, समझना ध्यान से। तो जब तक ये फिक्स्ड स्पीड से मूव करेगा तब तक तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में आ गया। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाए, मतलब या तो उसकी वेलोसिटी तेज होती जाए या वेलोसिटी क्या होती है? धीरे होती जाए, मतलब या तो एक्सीलरेटर दब जाए या ब्रेक लग जाए, समझ में आ गया। इसके बारे में डिटेल में चर्चा, फिर हमारा एक और चैप्टर आएगा मोशन, ठीक है कि नहीं क्या, वो हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 है आपका, ठीक। तो मोशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, मैं जस्ट एक्सीलरेशन का मतलब बता रहा हूँ। तो कोई भी वस्तु यदि अपनी स्पीड में परिवर्तन करता है या मोशन की दिशा में परिवर्तन करता है, या तो दिशा बदल दे या स्पीड या वेलोसिटी बदल दे, समझ आ गया कि नहीं क्या। तो मान लीजिए अभी 10 मीटर पर सेकंड थी, एक्सीलरेटर दबा दिया, फिर हर एक सेकंड में एक एक बढ़ रही है, एक सेकंड बाद में 11 मीटर पर सेकंड होगी, एक और सेकंड बाद में 12 हो गई, 13, 14, 15, समझ आएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है तो बढ़ती जाए, या फिर उल्टा हो, ब्रेक लगा दे तो घटती भी जाए। तो ये दोनों ही प्रकार का जो मोशन है एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? द वेलोसिटी में बी इंक्रीजिंग, द वेलोसिटी में बी डिक्रीजिंग, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई वस्तु अपनी वेलोसिटी या आपने बताया ना स्पीड में परिवर्तन ना करे लेकिन दिशा बदल ले तो भी एक्सेलरेशन माना जाता है। तो एक्सेलरेशन या तो स्पीड कम ज्यादा हो जाए तो भी एक्सेलरेशन माना जाता है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाए तो भी एक्सेलरेशन माना जाता है। समझ में आ गया सिस्टम क्या है ये? चलिए, तो अब ये पता चल गया एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है बच्चों, समझना ध्यान से। अब एक और चीज समझ लेते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो क्या होती है। हमारी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी का रूप है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें वो किरणें होती हैं, वो वेव्स होती हैं, वो एनर्जी का रूप है जो कि जब भी स्पेस में से ट्रेवल करता है तो वहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट जब भी स्पेस में से ट्रेवल करता है तो उस स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है, समय के साथ बदलता हुआ, ठीक है कि नहीं? अब इंपॉर्टेंट चीज, तो मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स के तहत आती है। क्वांटम मैकेनिक्स ये हायर क्लासेस में स्टडी का टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम शब्द होता है क्वांटिटी, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, एनर्जी की क्वांटिटी, पार्टिकल। तो जैसे हम मैटर होता है ना, मैटर, मैटर की क्वांटिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं, भाई एटम्स का बना है, मॉलिक्यूल का बना है, उसी प्रकार से एनर्जी की भी क्वांटिटी होती है, समझा क्या? तो लाइट है, जैसे लाइट जो होती है एक कंटिन्यूअस वेव का रूप है, एनर्जी का रूप है, तो इसकी छोटी सी एनर्जी की जो क्वांटिटी इसको क्वांटम कहते हैं, समझ में आया? तो क्वांटम मतलब होता है पार्टिकल, तो पार्टिकल फिजिक्स में आता है क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न ब्रांच है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और वो एक्सेलरेटेड हो, मतलब मोशन में, और उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है या दिशा बदल रही है, समझ में आ गया। तो कोई भी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल स्पेस में से अगर मूव कर जाता है ना, तो उसमें से लगातार हाई एनर्जी या फिर एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलेंगी एनर्जी के रूप में, समझ में आ गया। वो एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा एनर्जी, समझ में आ गया। तो मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा बॉल है, पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज है, नंबर 1, प्लस का माइनस का कोई भी चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज पार्टिकल है और ये स्पेस में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है, मतलब या तो इसकी वेलोसिटी तेज हो रही है या धीरे हो रही है या इसकी दिशा परिवर्तन हो रहा है, तीन में से कोई भी काम हो जाए तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यदि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस में तो वो एनर्जी छोड़ेगा, समझ में आ गया। और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होगी। अब सीधी बात है, अगर एनर्जी छोड़ेगा तो कौन छोड़ेगा? पार्टिकल। तो पार्टिकल अगर एनर्जी छोड़ेगा तो पार्टिकल की एनर्जी का भंडार कम होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया ना। अब पार्टिकल के पास एनर्जी कौन सी है? चलते फिरते वस्तु में जो एनर्जी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, आपने 8th क्लास में पढ़ाई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया। तो द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, वेलोसिटी, ये कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल के पास है, एक्सीलरेटेड पार्टिकल के पास, वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब
अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो एनर्जी का रूप है, और ये एनर्जी छोड़ेगा तो उसकी एनर्जी का भंडार कम होगा कि नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी घटेगी। कौन सी एनर्जी घटेगी? काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, तो अब देखते हैं मैक्सवेल की जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसने क्या बवाल कर दिया रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर। ठीक है कि नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये है पूरी हमारी ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, जहां पे एनर्जी को क्वांटाइज किया गया है। ठीक है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसको। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, समझ में आ गया? एक एक्सेलरेटेड, मैंने मतलब समझा दिया एक्सेलरेशन का क्या होता है। चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है स्पेस में से, इट रेडिएट्स, छोड़ता है, रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गया? एनर्जी छोड़ेगा किरणों के रूप में, अदृश्य किरणों के रूप में। अब बच्चों, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, और लगातार गोल गोल घूमने के कारण उसका दिशा निरंतर रूप से चेंज हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, बट ये तो गोल गोल घूम रहा है हर बिंदु पे कंटिन्यूअसली, इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज व्हाट? एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है गोल गोल न्यूक्लियस के चारों ओर, वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो गए। तो क्या हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल हैं। अब अगर हैं तो मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार वो क्या करेंगे? एनर्जी को रेडिएट करेंगे। अब एनर्जी लूज करेंगे तो उनका एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो कौन सी एनर्जी उनके पास? काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब पता क्या है? उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो होगा ये, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटने में सेम समय लेता है। समझ में आ गया? चाहे न्यूक्लियस के पास हो इलेक्ट्रॉन, चाहे दूर हो, चाहे दूर, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स में तो कहता है मर्क्यूरी सबसे जल्दी चक्कर काटता है, प्लूटो बहुत दिन लगाता है, अर्थ कम लगाती है, मतलब। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को तो बराबर समय लेते हैं भाई। अगर पहला इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर काट रहा है तो दूसरा भी उतना ही, तीसरा भी उतना ही, चौथा भी उतना ही, बराबर टाइम लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल होने के नाते लगातार एनर्जी छोड़ेगा, तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? तो बिकॉज दे आर एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, दे मस्ट आल्सो रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली, लगातार एनर्जी छोड़ेंगे, हेंस देयर काइनेटिक एनर्जी स्लोली डिक्रीजेस, धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो स्लो हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई? काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिसाइड करती है ना, तो अगर स्लो हो जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, और लेट हो नहीं सकते हो, बिल्कुल सेम समय पे पहुंचते हैं। तो लेट होने से बचने के लिए वो न्यूक्लियस के नजदीक खिसक जाते हैं, छोटा पाथ फॉलो करने लगते हैं, बड़ा पाथ फॉलो नहीं करेंगे भाई। सीधी बात है, आपको अगर किसी ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए बोला है और आप थक गए हो पनिशमेंट के तौर पे 10 चक्कर लगाने को, तो आप चक्कर छोटा लगाओगे धीरे 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 धीरे, लेजीनेस के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स भी लेट होने से बचने के लिए वो थोड़ा न्यूक्लियस के नजदीक खिसक के आ जाते हैं, तो चक्कर उनका भी गोल नहीं होता, स्पाइरल होने लगता है, जलेबी नुमा होने लगता है। हर बार जहां से स्टार्ट करें उसके अंदर आ जाएंगे, खिसकते जाएंगे, खिसकते जाएंगे, बिकॉज उनकी स्पीड कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहे हो। सो हेंस देयर काइनेटिक एनर्जी स्लोली डिक्रीजेस, धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड टू अवॉइड डिले, और डिले देरी को रोकने के लिए दे फॉलो ए स्पाइरल पाथ, क्योंकि छोटा पाथ फॉलो करेंगे तो जलेबी नुमा पाथ फॉलो करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों, एंड धीरे धीरे इतना नजदीक आ जाएंगे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस उनको हड़प जाएगा, कूद जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बहुत ज्यादा डेंजरसली नजदीक आ जाएगा तो खा जाएगा न्यूक्लियस उनको, एंड शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। धीरे धीरे पहले एक इलेक्ट्रॉन खिसकता खिसकता न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से न्यूक्लियस सारे एटम्स को खा जाएगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, द न्यूक्लियस विल कंज्यूम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या नजदीक खिसकते खिसकते क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, जब न्यूक्लियस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन से कूद जाएंगे तो एटम का तो अस्तित्व नहीं बचा, फूट गया एटम तो। और हमको पता है कि एटम का साइज से न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा होता है, 1,00,000 टाइम्स। अब इमेजिन करो, आपके सामने, आप जिस मोबाइल या जिस भी डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एटम्स का बना हुआ है, क्लियर है? एटम्स का बना हुआ है। अब इमेजिन करो कि कुछ समय बाद में इस थ्योरी के हिसाब से तो वो सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कूद जाएंगे अपने न्यूक्लियस में, तो सारे एटम फूट जाएंगे, और सिर्फ पीछे जो बच जाएगा वो एटम के न्यूक्लियस ही बचेंगे। और आपको पता है कि एटम का न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा होता है। तो इस आपके सामने जो भी टैबलेट फोन या जो भी लैपटॉप है, वो अगर सोचो 1,00,000 गुना छोटा हो जाए, सिर्फ न्यूक्लियस बचे, दिखेगा भी नहीं आपको। अगर हमारी धरती को छोटा कर दें 1,00,000 गुना, तो बिल्कुल एक
जरा सी हो जाएगी वो, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इसका मतलब क्या है, एटम्स तो कोलैप्स हो जाएंगे, एटम का तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो क्या हमारे आंखों के सामने से एटम्स या मैटर ऐसे गायब होता है क्या? फूटते हैं क्या? नहीं फूटते। एटम तो नहीं फूटते, एटम तो स्टेबल होते हैं। तो बट एटम्स आर फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल, एटम तो स्थायी होते हैं, स्टेबल है। तो एटम टिका कैसे, क्यों नहीं फूट जाएगा? थ्योरी सही है बिल्कुल मैक्सवेल की। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को कूद जाना चाहिए, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बचाओगे कैसे, रोकोगे कैसे? ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ विल योर एटम बी स्टेबल, एटम बचेगा कैसे? इस प्रकार से तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कूद जाएंगे। तो रदरफोर्ड कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रीजन नहीं दे पाया कि एटम का अस्तित्व सुरक्षित कैसे रहेगा। हाउ विल यू सेव योर एटम? ये देखो उसका मॉडल समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल चक्कर मार रहा है, तो उसकी वेलोसिटी निरंतर चेंज हो रही है। तो देखो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। टेंजेंट होता है कर्व को छू करके जाने वाला स्ट्रेट लाइन। अभी इधर है वेलोसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, इधर आ जाएगा तो इस तरफ हो जाएगी नीचे की ओर, इस पॉइंट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, इधर आने से वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। मतलब समझे क्या? इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करने के कारण क्या होगा? इट विल फॉलो ए स्पाइरल पाथ, जलेबी पाथ, और फाइनली कूद जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो सिर्फ यही बच जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स कूद गए। अभी फिलहाल देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक, तो एटम इतना बड़ा है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बाहर का, तो एटम उतना बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी उतना साइज होता है एटम। अब सारे कूद जाएंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा, जो कि 1 लाख गुना छोटा है। समझ में आ गया? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया कि भैया न्यूक्लियस है सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं गोल गोल ऑर्बिट में। लेकिन कितने ऑर्बिट हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सब में बराबर बराबर है? इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसे होगा? समझा क्या? अगर भैया एक एटम में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, उनकी एनर्जीज क्या है, उनका बंटवारा कैसे है? ये सब चीजें रदरफोर्ड ने नहीं बताया। देन अलग अलग प्रकार के जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो आपस में केमिकली रिएक्ट क्यों करते हैं, कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, रिएक्टिविटी का मेन कारण क्या है, वो भी नहीं बताया उसने। समझ में आ गया कि नहीं? तो फिलहाल मैंने यहाँ 2 मेजर ड्रॉबैक्स लिखे। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो जमावड़ा है, बंटवारा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। किसने? रदरफोर्ड ने। समझ में आ गया? ये था बच्चों रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका मेन ड्रॉबैक। समझ में आ गया? 2 लर्न करेंगे, इसके आगे फिर हम देखेंगे। तो बच्चों भैया न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई है, रदरफोर्ड ने कर दी, ठीक है, और इसने कमियां निकाली थॉमसन के मॉडल की। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, और उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया, और फिर हम एक अगला मॉडल देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर जो पर्सन है, उसने और इंप्रूवमेंट सुझाए रदरफोर्ड के मॉडल पे, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगा, उसको पूरा अच्छे से समझ करके आप लोग नोटबुक में नोट करेंगे। नेसेसरी डायग्राम्स आपको बनाने सारे के सारे। समझ में आ गया? ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।